पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमको पता है, दैट क्वांटिटी इज स्मॉल एन। ओके ओके, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं हम लोग कि इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज तो मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पे करंट तो होना चाहिए। कितना करंट होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस सेक्शन 1 पे जाके खड़े हो जाते हैं। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे मैं 1 पे जाके खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया। 1 सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस किया उसी को बोलेंगे यहाँ पे करंट। और ये कैसे निकालेंगे, देख लेंगे। अगर t टाइम में q चार्ज क्रॉस किया है तो 1 टाइम में कितना होगा, q/t, तो करंट हो जाएगा q/t यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कितना चार्ज क्रॉस किया इस बात को देखते हैं। सबसे पहले इस बात को यहाँ समझें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो इस सेक्शन पे है, कौन से सेक्शन पे है, सेक्शन नंबर 2 पे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ समझने के लिए। ये बाकी इलेक्ट्रॉन सब जो भी है सब vd से मूव कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जरा देखें यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन पे है, किस पे, क्रॉस सेक्शन 2 पे, वो भी तो vd से ही मूव कर रहा होगा, सही बात है। लेकिन जितने टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए आते हुए इस क्रॉस सेक्शन 1 पे पहुंचेगा, देखिए सब इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई फास्ट कोई स्लो है, क्योंकि हम लोग एवरेज वैल्यू ले रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो जितने टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि क्रॉस सेक्शन 2 पे है वो क्रॉस सेक्शन 1 पे पहुंचेगा, उतने टाइम में उसके आगे वाला सब तो यहाँ क्रॉस कर ही गया होगा। यानी जितने टाइम में यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में इसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको क्रॉस कर ही चुका होगा ना, इससे आगे निकल गया होगा। इसका मतलब पहले तो ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जो कि क्रॉस सेक्शन 2 पे है 1 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड तो पता है कि ये vd स्पीड से चल रहा है, लेंथ भी कितना चलना है उसको वो दिया गया है, कंडक्टर का लेंथ l है। तो हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एट सेक्शन 2 टू क्रॉस सेक्शन 1। क्रॉस मतलब जस्ट क्रॉस, वहां तक पहुंचने में या जस्ट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन जो कि सेक्शन 2 पे है वो सेक्शन 1 को क्रॉस करेगा, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है l, स्पीड है vd, इतना ही टाइम में क्रॉस करेगा ना। तो इतने टाइम में इसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन सब तो जरूर क्रॉस कर गया होगा, क्योंकि ये सबसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है, सेक्शन 2 पे है। तो इतने टाइम में इसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन सब तो क्रॉस कर ही गया होगा। इसका मतलब कि अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर बात करूं, इस पूरे रीजन की बात करूं, इस पूरे वॉल्यूम की बात करूं, इस पूरे वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में सेक्शन 1 को क्रॉस कर गया होगा, क्योंकि इतने टाइम में इस एंड पर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका होगा। तो इससे आगे वाला तो सारा इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर गया होगा ना। यानी दिस टी टाइम में हमारे इस कंडक्टर के अंदर जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा 1 से 2 के बीच में, वो सारा क्रॉस सेक्शन 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो पता करना है कि 1 से 2 के बीच में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है।
अब वो भी बहुत आसान है। तो 1 से 2 के बीच जो ये वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में पता करना है ना कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। पहले ये वॉल्यूम है कितना बताएं तो हम बोलेंगे ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेंथ है L, यानी AL वॉल्यूम है। हमको पता करना है कि AL वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। फिर से हम लोग बोलेंगे बहुत आसान, कभी भी कोई बोले बताओ इतने वॉल्यूम में कोई चीज़ कितना होगा, इतने लेंथ में कितना होगा, तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे 1 में कितना है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ AL वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले तो सोचेंगे 1 वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 1 वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो तो दे दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो है स्मॉल n। तो 1 वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो AL वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा AL इंटू n। तो हमको पता चल गया कि इस पूरे सेक्शन 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n इंटू AL, इतना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इतना इलेक्ट्रॉन है, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पर हर इलेक्ट्रॉन पे तो E चार्ज होता है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन का, देखें वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जहाँ भी -E लिखेंगे, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E चार्ज है। तो इतना इलेक्ट्रॉन है ना इस सेक्शन में, इस वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E। तो इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा ये बताएं। तो हम बोलेंगे इतना चार्ज होगा टोटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही होगा टोटल चार्ज Q किसके अंदर, सेक्शन 1 और 2 के अंदर। जो चार्ज सारा, जो भी ये फ्री चार्ज है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले हैं, जो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस 1 को क्रॉस कर जाएगा कितने टाइम में, T टाइम में। यानी इस T टाइम में ये सारा चार्ज Q सेक्शन 1 को क्रॉस करेगा कि नहीं। तो बहुत ही आसान, अब तो मुझे पता चल गया कि सेक्शन 1 पे T टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। सो व्हाट इज दिस चार्ज, दिस इज चार्ज, टोटल चार्ज और टोटल फ्री चार्ज, टोटल फ्री चार्ज बिटवीन सेक्शन कौन सा 1 एंड 2, सेक्शन 1 और 2 के बीच में, यही है चार्ज। तो अब कोई बोलेगा कि बताओ इस कंडक्टर से करंट कितना है। हम सेक्शन 1 पे करंट की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे बहुत आसान, करंट हो जाएगा करंट इनसाइड कंडक्टर। किसी भी सेक्शन पे खड़े हो जाएं, हम लोग 1 पे खड़े होकर के देख रहे हैं, कंडक्टर I क्या हो जाएगा, बहुत आसान, Q/T। इतना चार्ज T टाइम में क्रॉस कर रहा है तो Q/T हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। ओके, सौरभ चैटर्जी रिप्लाई करे तो। ओके, I हो गया Q/T। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू NaLe/T का वैल्यू कितना है, T तो है L/Vd, और ये Vd नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा NaLe, और Vd भी ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, L से L हो गया कैंसिल। और यहाँ से हमको पता चल गया कि I का वैल्यू कितना हो गया, I इज इक्वल टू NaEVd बाई कुछ नहीं, L तो कैंसिल हो गया। यही हुआ ना हमारा, I इज इक्वल टू NaEVd। अच्छा अब देखिए ये A क्या है, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट में। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख पाएंगे बताएं,
तो हम लोग लिख पाएंगे, बहुत ही आसान है, I बाई ए। I बाई ए को क्या लिख पाएंगे, तो उधर बचेगा NEVD, NEVD। और जरा बताएं I बाई ए को ही क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन पूछ सकते होंगे फिर से कि सर आप तो बोले कि बहुत छोटे से एरिया से पर यूनिट एरिया, पर वो एरिया बहुत छोटा हो। पर हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर एरिया फ्लैट है, ठीक है, जो एरिया है वो फ्लैट एरिया है और करंट उस एरिया से हर जगह यूनिफॉर्मली पास कर रहा है, हर जगह इक्वल करंट है, तो वैसे केस में टोटल करंट बाई टोटल एरिया भी लिखेंगे तो वैल्यू वही आएगा जो बहुत ही स्मॉल एरिया में यूनिट एरिया से निकालेंगे, देखे थे। अब यहाँ देखें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे कम जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर जगह सेम है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फ्लैट है ना सर्कल, इसलिए ये वैल्यू जे के इक्वल होगा और हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जे। सो जे इज इक्वल टू NEVD। अब देखिए, कोई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेगा तो VD वेक्टर है और J भी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में एक स्टेप बाद लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में डिराइव भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दिए, हम डिराइव करते समय वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे या जिस फॉर्म में लिखना चाहे लिखें, पर मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म में लिखने से आसान होगा। और लास्ट में इसके बाद बोलेंगे इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट लाइक दिस, नहीं कटेगा थोड़ा भी मार्क, फुल मार्क मिलेगा, ठीक है, समझे बात को। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना भी आसान होगा। और ये एक्सप्रेशन में तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे भी नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग करंट निकाल रहे हैं, ये तो स्केलर है ना, करंट तो स्केलर है और वहां से जे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में ही वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहां ध्यान से देखें, तो ये हो गया J इज इक्वल टू NEVD, ठीक है, यही हुआ हमारा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे लिखूं अगर वेक्टर फॉर्म में, तो इन वेक्टर फॉर्म व्हाट वी कैन राइट, J वेक्टर J इज इक्वल टू N, लेकिन E का साइन लिखेंगे ना वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, माइनस NEVD, समझे बात को। और VD वेक्टर फॉर्म में, अब देखिए मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हूं, पर मान लें कि ये वायर होता कंडक्टर का नहीं, वाटर का या कोई दूसरा मटेरियल होता जिसके अंदर फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज कोई अनायंस या कटायंस है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैसे केस में हम E के जगह Q लिखते ना, और अगर वो पॉजिटिव है तो ये माइनस नहीं लिखते। तो वैसे केस में हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते, तो वेक्टर फॉर्म में मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं, यहां ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिए, J होता NQVD, जहां Q क्या है, जो फ्री चार्ज है उस पे कितना जो वैल्यू है उसका, जैसे यहाँ फ्री चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है और उसका वैल्यू है -E। अब वहां अगर फ्री चार्ज Q है, उसका जो भी फ्री चार्ज है उसका वैल्यू क्या है, Q, ठीक है। मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, अननोन क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैं यहाँ साइन पॉजिटिव दिया। अब इसी इक्वेशन को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो फ्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए Q का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे -E, तो यहाँ पे लिख देंगे -E, एक्सप्रेशन यही आ जाएगा ना। तो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ फिक्स नहीं होगा, कोई भी फ्री चार्ज किसी मटेरियल के अंदर हो तो वहां हम ये रिलेशन लिख पाएंगे, समझे बात को। तो NEVD, J इज इक्वल टू NEVD या NQVD, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के लिए इतना भी लिख सकते हैं, या जनरल एक्सप्रेशन J इज इक्वल टू NQVD। यानी हमको पता चला कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है। और इसको हम बोलेंगे सर हम ये तो नहीं निकालना चाहते थे, हम तो J और E के बीच में रिलेशन निकालना चाहते थे। आप यहाँ पे क्यों स्टॉप हो रहे हैं?
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत समय क्या होता है कि हमको जे वी डी में से यहाँ कुछ डेटा दिया होता है और वैल्यू पूछा जाता है, बताओ करंट डेंसिटी क्या है या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, और ये बहुत स्टैंडर्ड रिलेशन है, J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी, या J इज इक्वल टू कंडक्टर के लिए एनी वी डी। कंडक्टर में तो Q का वैल्यू E होगा, माइनस E होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो एनी वी डी लिखेंगे। तो J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी, जनरल एक्सप्रेशन। कंडक्टर के लिए वेक्टर फॉर्म में J इज इक्वल टू माइनस एनी वी डी, यही बात है, Q के जगह माइनस ही पुट कर दिए। मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो J इज इक्वल टू एनी वी डी। करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या, करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। करंट पर यूनिट एरिया ही है ना, वो यूनिट एरिया से करंट ज़्यादा है, मतलब इस कंडक्टर में करंट ज़्यादा है। तो एक बात तो यहाँ हमको समझ में आया कि जिस कंडक्टर के अंदर Vd ज़्यादा होता है, यानी जिस कंडक्टर के अंदर चार्ज फास्ट मूव करता है, उस कंडक्टर में करंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट को बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाना चाहिए। अब स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हैं, Vd क्या होता है, Vd का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में निकाले हैं। तो देखें, जिस कंडक्टर के अंदर Vd ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, करंट भी उसमें ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि Vd किस कंडक्टर में ज़्यादा होता था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूव करना आसान होता था। जिस कंडक्टर का मोबिलिटी ज़्यादा होता था, जिस कंडक्टर का मोबिलिटी ज़्यादा, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाता था और उसका ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होता था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो J भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा। यानी जिस कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएगा, उस कंडक्टर में ज़्यादा करंट एस्टैब्लिश होगा। तो अगर हम लोग कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें और सिल्वर की बात करें, तो इन सारे ये 5 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टर है। तो इसके बारे में समझे, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा फ्रीली इलेक्ट्रॉन की बात करें इन सारे में, तो किस में ज़्यादा करंट होना चाहिए, तो इस 5 कंडक्टर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा करंट होना चाहिए, किस में कम करंट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ ये समझें कि Vd पे डिपेंड तो करता है, जिसमें Vd ज़्यादा उसमें करंट ज़्यादा होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ कि ये सिर्फ Vd पे डिपेंड नहीं करता है करंट डेंसिटी, साथ में और किस पे डिपेंड करता है, देखें, Vd पे तो डिपेंड करता है, Vd पे तो डिपेंड करता है E, तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन N पे भी डिपेंड करता है, तो सिर्फ Vd पे डिपेंड नहीं करता है, Vd और N दोनों पे डिपेंड करता है। और N क्या है, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब जिस कंडक्टर के अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी करंट ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें करंट भी कम होगा। अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना के बराबर है, n का वैल्यू टेंड्स टू 0 या बहुत ही स्मॉल है, तो n स्मॉल होने से J भी स्मॉल हो जाएगा और उस मटेरियल के अंदर करंट होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि वुड के अक्रॉस अगर बैटरी लगा भी दें तो वुड है इंसुलेटर और उसके अंदर N तो बहुत ही कम है, तो N का वैल्यू इतना कम है वुड में कि N कम होने से J कम होगा और करंट कम होगा। इसलिए वुड के अक्रॉस बैटरी लगाने से भी वुड से करंट पास नहीं करता है। अब ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंटरनली क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन Vd और N दोनों पे डिपेंड करता है करंट डेंसिटी। अच्छा, इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं, क्योंकि Vd का एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग डेराइव किए हैं, ठीक है। ओके, सौरभ चैटर्जी रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं सौरभ चैटर्जी, मतलब तुम क्लास में नहीं हो अभी।
सौरभ चैटर्जी, पीयूष महानंदा, प्रतीक कुमार साहू, ये सभी लोग मुझे रिप्लाई करिए अभी तुरंत। ओके, अब जरा यहां ध्यान से समझते हैं। अब हमको J और VD के बीच रिलेशन पता है, तो हम लोग जान रहे हैं J इज इक्वल टू N माइनस NE के फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूं VD। ओके, अच्छा एक बात और कि ये माइनस यहां बता क्या रहा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि माइनस ये बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन VD क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। तो जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पर अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो जिधर वेलोसिटी होता उधर ही करंट होता। इस बात को समझें। अगर Q पॉजिटिव है तो जिधर VD का डायरेक्शन उधर ही J का डायरेक्शन, यानी उधर ही करंट होगा। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है तो जिधर वेलोसिटी होगा, यानी जिधर चार्ज मूव करेगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहीं से हम लोग ये बात बोलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट उसी डायरेक्शन में होता है। और अगर वहाँ पॉजिटिव नहीं निगेटिव चार्ज है, तो जिधर निगेटिव चार्ज मूव करता है, करंट हम लोग निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। समझे इस बात को? तो करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा तो करंट हमारा राइट में होगा। समझे बात को? और ये बात को थोड़ा सा और डिस्कस करके बताएंगे ऐसा क्यों लेते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशन तो बता दिया, पर ऐसा क्यों है, क्या है, इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ओके। ओके, हाँ सौरभ, लेट क्यों हुआ था? अच्छा यहाँ देखे ध्यान से। अब J इज इक्वल टू माइनस NEVD, यही है ना। और लास्ट क्लास में हम लोग VD का एक्सप्रेशन पढ़े थे। अब ये VD का एक्सप्रेशन देखते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा यहाँ तक तो पूछेंगे। ओके, अच्छा ध्यान दिया अब यहाँ। सो VD का अब हम यहाँ एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या था? J इज इक्वल टू VD, तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, वो था माइनस NE। और VD क्या था बताएं तो? याद आ रहा होगा सबको, E टाउ बाई ME, E टाउ बाई ME इंटू वॉट? इंटू E। अच्छा, इसको एक स्टेप और छोटा करके पहले लिखते हैं, फिर इसका वैल्यू लिखेंगे। VD का वैल्यू था म्यू इंटू ई, और छोटा वाला फॉर्म, जहां म्यू को क्या बोल रहे थे? मोबिलिटी। तो VD होता है म्यू इंटू ई। समझे बात को? तो हम लोग J को क्या लिख सकते हैं? J को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, माइनस म्यू N E इंटू कैपिटल ई। वेक्टर फॉर्म में यही लिख सकते हैं। अब हमको समझ में आ रहा है? ठीक है, कि करंट किधर होगा? माइनस साइन फिर से यही बता रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर चार्ज निगेटिव चार्ज है तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। समझे बात को? ओके। अगर मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, मैं यहां से लिखता हूं, रुक जाए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले लिखता हूं, डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं
तो J को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू क्या डिराइव किए हैं, NeVd, और Vd का वैल्यू लिखता हूं तो J क्या हो जाएगा बताएं, ये हो जाएगा NeVd का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू ई। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिख रहा हूं। एंड देन आफ्टर J इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, म्यू एन ई इंटू कैपिटल ई। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन J एंड E। समझे बात को, दिस इज द रिलेशन बिटवीन J एंड E, ठीक है। सो अब यहां से हमको पता चला कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। समझे बात को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड V/L था, चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन लेंथ। तो ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो ज़्यादा करंट होगा। यही चीज़ तो हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे, 12 की जगह 24 वोल्ट लगा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा कंडक्टर में। तो E बढ़ेगा तो J बढ़ेगा, पर सिर्फ वो E पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस म्यू का वैल्यू क्या है, मोबिलिटी पे, साथ में इस N पे, क्योंकि ये सब चेंज हो सकता है कंडक्टर टू कंडक्टर। तो पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए मोबिलिटी कितना है, उस कंडक्टर में N का वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, और साथ में वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडक्टर है, ठीक है, किस कंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा और किस कंडक्टर में करंट कम होगा, और कंपैरिजन की बात करेंगे तो सारे कंडक्टर को सेम शेप साइज का लेना चाहिए। यानी अगर हम ये L लेंथ का कंडक्टर लिए हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो हम लोग सारा कंडक्टर L ही लेंथ का लेंगे और सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया A लेंगे और उन सब को सेम बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो भी सबके लिए सेम होगा। और वैसे केस में देखना चाहते हैं कि क्या सारे कंडक्टर में सेम करंट होगा या डिफरेंट करंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, ये बात हम समझना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग J और E के बीच में रिलेशन क्या है, J इज इक्वल टू म्यू एन ई। इस पूरे टर्म को म्यू एन ई, म्यू किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर पे, कि उस कंडक्टर का मोबिलिटी कितना है। N किस पे डिपेंड करेगा, ये भी कंडक्टर पे, कि उस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, और E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कांस्टेंट है। तो एक गिवन कंडक्टर के लिए अगर मैं बोलता हूं देखो ये ना एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के लिए जो म्यू होगा वो फिक्स, N भी उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम उस कंडक्टर के लिए फिक्स, और E तो कांस्टेंट है ही। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म तब बदलेगा जब हम कंडक्टर को बदल देंगे। एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा कि नहीं, और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा। और ये कंडक्टिविटी टर्म एक गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं दूसरा कंडक्टर ले लूंगा तो मैं बोलूंगा उसमें म्यू एन ये सब बदल जाएगा, और मैं बोलूंगा कि उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी अलग है। तो अलग अलग कंडक्टर का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लिख क्या सकते हैं बताएं, इसको लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। यानी J और E के बीच में रिलेशन क्या है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर।
अब कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बिटवीन J एंड E। सो J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब हमको J और E के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता है। तो गिवन कंडक्टर के लिए, कंडक्टर अगर दिया हुआ है, फिक्स है, इसी कंडक्टर की बात करो, तो जितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना उसमें करंट बढ़ेगा। यानी गिवन कंडक्टर के लिए जितना बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना उसमें करंट बढ़ेगा। अच्छा, इस सिग्मा की बात करें तो वेयर सिग्मा है क्या? सिग्मा किसको लिखे हैं हम लोग? तो वेयर सिग्मा दैट इज द कंडक्टिविटी म्यू एन ई को लिखे हैं। सो म्यू एन ई। तो किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होता है? किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है म्यू एन ई, मोबिलिटी इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ई, फ्री चार्ज जो मूव कर रहा है उसके अंदर, उसका चार्ज कितना है। अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में फ्री चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए रिलेशन ई ही होगा हमारा। लेकिन अगर मान ले कोई जनरल सिचुएशन में हमको टेस्ट भी करना चाहे कि नहीं, मान लो फ्री चार्ज क्यू है, मान लो ई नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे सिचुएशन में, तो वैसे केस में म्यू एन क्यू लिखेंगे हम लोग, जो फ्री चार्ज है उसका वैल्यू लिखेंगे। या कंडक्टर में तो फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है तो ई लिखा हुआ है, तो सिग्मा होगा म्यू एन ई, यही होगा कंडक्टिविटी। अब समझे, जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा, अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं, ध्यान से समझें, अभी सही है? अभी सही है वीडियो? अभी सही हुआ होगा, देखे तो एक बार बता दें, यस सर लिख के बता दें अभी वीडियो सही है या नहीं। यस सर, ओके ठीक है। ओके अभी सही होगा, देखें अभी सही है सबका। ये सर लिख के बताएं सही है कि नहीं सही है। अभी सही आ रहा है सबका, वीडियो सही आ रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सही आ रहा है अभी? ओके ठीक है। अच्छा देखिए तो यहाँ ठीक है, जिसका बफरिंग हो रहा है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दे, नेट प्रॉब्लम वहाँ पे होगा, यहाँ से तो बफरिंग नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर से लिंक स्टार्ट कर दें, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? मोबिलिटी एन और ई पे। अब जब हम लोग कंपैरिजन करने की बात करते हैं कि किस कंडक्टर का कंडक्टिविटी किस तरह से करंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। मान ले हमारे पास दो कंडक्टर है, एक है कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 1। जितना लेंथ है इसका और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, दूसरे कंडक्टर को भी हम लोग सेम शेप साइज का लेंगे तब तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना। और ये है कंडक्टर 2, और इस कंडक्टर का भी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है, और हम लोग इन दोनों कंडक्टर को सेम बैटरी से भी कनेक्ट करते हैं। जिस
जितने वोल्ट के बैटरी को इस कंडक्टर से कनेक्ट किए हैं, इस कंडक्टर को भी उतने ही वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, V। अब देखते हैं कि किसमें करंट ज़्यादा, किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है और किसका कंडक्टिविटी कम है। क्योंकि देखें, और करंट डेंसिटी की भी बात करते हैं, किसमें करंट डेंसिटी ज़्यादा है, किसमें करंट डेंसिटी कम है। तो अब एक बात है कि देखें, लेंथ वही है, V वही है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V वोल्टेज L लेंथ पे अप्लाई किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल V है और कंडक्टर के अक्रॉस चेंज इन लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो V बाई L होगा और यहाँ भी V बाई L होगा। तो दोनों ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम वैल्यू का क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों कंडक्टर में सेम क्रिएट हुआ, क्योंकि सेम बैटरी और सेम शेप साइज का लिए थे, यानी E का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि करंट हमारा किस कंडक्टर में ज़्यादा होगा और किस कंडक्टर में कम होगा। तो E तो दोनों में सेम हो गया, तो अब जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसमें करंट भी ज़्यादा होगा और जिसका सिग्मा कम होगा उसमें करंट भी कम होगा, यानी जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा उसमें ज़्यादा करंट, जिसका कंडक्टिविटी कम उसमें कम करंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक 5 वोल्ट के बैटरी को ही आयरन्स के अक्रॉस कनेक्ट करें, एल्युमिनियम के अक्रॉस कनेक्ट करें, या वुड के अक्रॉस कनेक्ट करें, या प्लास्टिक के अक्रॉस कनेक्ट करें, हर केस में करंट अलग अलग होगा वही बैटरी के कनेक्ट करने से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो सब में सेम क्रिएट किया होगा अगर सबका लेंथ शेप साइज सेम लिए हैं तो जितना वो प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा उतना ही वुड में, उतना ही एल्युमिनियम में और उतना ही आयरन के अंदर क्रिएट किया होगा। लेकिन फिर भी करंट तो सब में सेम होता नहीं है। प्लास्टिक में तो 0 करंट हो जाता है, टेंस टू 0 हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा उसमें ज़्यादा करंट एस्टैब्लिश होगा, जिसका कंडक्टिविटी कम उसमें कम करंट एस्टैब्लिश होगा। और ये कंडक्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, क्योंकि म्यू उस मटेरियल का मोबिलिटी है, एन उस मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब जिसका सिग्मा ज़्यादा उसमें करंट ज़्यादा, तो इसका सिग्मा मान ले सिग्मा 1 है और इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2। अब जिस सिग्मा 1 सिग्मा 2 में जो ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा करंट होगा। तो एक बैटरी को कनेक्ट करने से किस कंडक्टर में ज़्यादा करंट एस्टैब्लिश होगा, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर व्हाट इज़ दिस कंडक्टिविटी, तो हम बोलेंगे कि कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा करंट को अलाउ करता है उससे पास करने के लिए। जिसका कंडक्टिविटी कम उसमें कम करंट एस्टैब्लिश हो पाता है, यानी वो करंट के पास करने को अलाउ नहीं कर रहा है उतना। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा उसमें ज़्यादा करंट एस्टैब्लिश हो रहा है। समझे, हम 1.5 वोल्ट का ही बैटरी एक प्लास्टिक के अक्रॉस लगा दें और एक कॉपर के अक्रॉस लगा दें। अब इस प्लास्टिक वाले में करंट 0 हो जाएगा और कॉपर वाले में हाई करंट होगा, जबकि बैटरी तो दोनों का ही 1.5 वोल्ट था। तो हम क्या बोलेंगे, इसका कंडक्टिविटी कम है, इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसका कंडक्टिविटी कम है तो इस मटेरियल से करंट भी कम पास कर रहा है ना, ये मटेरियल करंट को अलाउ नहीं कर रहा है पास करने के लिए। इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो इससे करंट भी ज़्यादा जा रहा है ना वही बैटरी के लिए, मतलब ये ज़्यादा अलाउ कर रहा है करंट को पास करने के लिए। तो कोई भी कंडक्टर कितना अलाउ करता है करंट को उससे पास करने के लिए, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा वो करंट को ज़्यादा अलाउ करेगा पास करने के लिए, जिसका कंडक्टिविटी कम वो कम अलाउ करेगा करंट को पास करने के लिए। और ये कंडक्टिविटी डिपेंड करता है मोबिलिटी एन और ई पे। अब ये बात भी समझने की ज़रूरत है, कभी कभी कुछ बच्चों को इसमें एक छोटा सा डाउट हो जाता है कि सर जिसका मोबिलिटी ज़्यादा
उसी का कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। जिसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर पाएगा उसमें ज़्यादा करंट हो पाएगा। ये हमेशा सही नहीं होता है। देखें, मान ले हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर नंबर 1, और एक है हमारे पास ये दूसरा कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 2। अब क्या है, इस कंडक्टर का मोबिलिटी है μ1। फॉर एग्जाम्पल, मोबिलिटी तो ज़्यादा वैल्यू होता है, हम लोग जस्ट इसको समझने के लिए ले लेते हैं। मोबिलिटी है 2 और इस कंडक्टर का मोबिलिटी है μ2 जिसका वैल्यू है 3। ऐसे केस में कोई पूछेगा कि बताओ कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 किसमें चार्ज ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है, तो हम बोलेंगे कंडक्टर 2 में ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। समझे बात को? ओके अच्छा, देखिए मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं करेंगे कोई लोग। अगर किसी का एरर आएगा ना, अगर किसी का एरर आएगा तो बस वो फिर से बंद करके जो मैं लिंक भेजा हूँ उस लिंक को फिर से ओपन कर लेंगे, ठीक है? मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये साउंड और ये दोनों सही हो जाएगा। जिसका एरर है वो फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके ठीक है, एक बार रिप्लाई भी सभी लोग कर देंगे। आ रहा है अभी वीडियो? सही सही आ रहा है वीडियो? वीडियो सही आ रहा है अभी राजदीप? और आज का वीडियो मैं रिकॉर्डिंग में डाला हूं, ठीक है? मैं ये रिकॉर्डिंग अलग से अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? सो जिसका कहीं लैग वैग हुआ होगा वो एक बार सही से भी देख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं रिकॉर्डिंग भी किया हूँ इसको, मैं अलग से यूट्यूब पे फिर से इसको अपलोड भी कर दूंगा। और अभी सही आ रहा है सबका? ओके अच्छा, ध्यान दें यहाँ पे। तो अब हम लोग दो कंडक्टर की बात करते हैं। ये है कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 2। इसका मोबिलिटी है μ1 और इसका मोबिलिटी μ2। इसका मोबिलिटी है 2 और इसका 3। कोई पूछेगा बताओ इसमें 1 और 2 में किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव कर सकता है, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली ओके डेफिनेटली 2 में ज्यादा फ्रीली मूव करेगा क्योंकि इसका मोबिलिटी 3 है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा है। ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा है तो बताएं 1 और 2 में किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि सर 2 में ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा होगा, मोबिलिटी ज्यादा है। जिसका मोबिलिटी ज्यादा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। बैटरी सब में दोनों में सेम कनेक्ट किए हैं तभी तो कंपेयर करेंगे। तो ज्यादा स्पीड में 2 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, 1 में इलेक्ट्रॉन स्लो मूव कर रहा होगा। अब ये सोच के कुछ लोग के मन में ऐसा आता है कि सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन कम टाइम में क्रॉस कर जाएगा क्योंकि यहां तो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अगर कम टाइम में क्रॉस कर जाएगा तो करंट तो इसमें ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्ट है, कम टाइम में क्रॉस करेगा, Q/T, T कम होगा, I बढ़ जाएगा। इसमें करंट तो कम होना चाहिए क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है। हम बोलेंगे डेफिनेटली ऐसा होना तो चाहिए। इसीलिए देखें ना, सिग्मा कंडक्टिविटी म्यू पे डिपेंड करता है। जिसका म्यू ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करेगा तो कम टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, और टाइम कम लगेगा तो Q/T में T घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन हमेशा म्यू को देख के हम लोग नहीं बोल सकते हैं करंट ज्यादा होगा। देखिए अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वो है 4, और इसमें नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है N2, वो है 2। अब देखिए क्या होगा, अब कंडक्टिविटी तो N, म्यू और E पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए कंडक्टिविटी क्या होगा, N1 इंटू म्यू 1 इंटू ई, यानी 4 2 जा 8E। और इसके लिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 N2 म्यू 2 इंटू ई, यानी 6E। अब देखिए कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, कंडक्टिविटी 1 का ज़्यादा है, यानी ज़्यादा करंट इसमें है। अब हम बोलेंगे सर वो तो स्लो मूव कर रहा था, फिर करंट कैसे ज़्यादा हो गया। हम बोलेंगे स्लो मूव तो कर रहा था तो जाने में ज़्यादा टाइम लगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जाने में ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा है। तो वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट पहुँच भी गया तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा, लेकिन यहाँ पे 10-12 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया, क्योंकि n बढ़ा दिए ना हम लोग, v थोड़ा सा घट गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटा क्योंकि मोबिलिटी कम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, n बढ़ा दिए, इस कारण से ओवरऑल करंट बढ़ गया। तो बोलने की बात है कि वो n पे भी डिपेंड करता है और म्यू पे भी। तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी को जान के डायरेक्ट कंडक्टिविटी नहीं बोल देंगे, मोबिलिटी ज़्यादा कंडक्टिविटी भी ज़्यादा। अब देखिए मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस है। कंडक्टिविटी ये बताता है ना कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल कितना करंट को अलाउ करता है, यानी उसमें कितना ज़्यादा करंट एस्टैब्लिश हो रहा है। मोबिलिटी ये नहीं बताता है कि उसमें करंट कितना ज़्यादा हो रहा है। मोबिलिटी बस ये बताता है हमको कि उसके अंदर चार्ज कितना फ्रीली मूव कर सकता है, भले करंट ज़्यादा हो या नहीं हो। इसको एक एग्जाम्पल से फिर से समझें। मान लें हमारे पास यही रूम है और हम लोग इधर से दौड़ के आने वाले हैं और इस वॉल को क्रॉस करके जाने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ ना बहुत सारा पिलर्स है, बहुत सारा पिलर्स है, तो हम लोग आएंगे, टकराएंगे ज़्यादा, और हम लोग से पूछा जाएगा कि बताओ कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हो। एक दूसरा रूम भी है जिसमें बहुत कम पिलर्स है, उसमें मूव करेंगे तो बहुत कम टकराएंगे, और इन दोनों में पूछा जाएगा बताओ किसमें ज़्यादा फ्रीली मूव कर पा रहे हो। तो हम बोलेंगे डेफिनेटली रूम 2 में, यहाँ मूव करना मुश्किल है, यहाँ हम लोग उतना फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो मोबिलिटी दूसरे रूम का ज़्यादा है, पहले रूम का कम है। लेकिन करंट की बात करें, अब मान ले दूसरे रूम में फ्रीली तो मूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 2 ही स्टूडेंट को बोले हैं दौड़ने के लिए, तो वो फ्रीली तो मूव करेगा, लेकिन क्रॉस भी तो 2 ही करेगा ना। फास्ट भी जाएगा क्योंकि वहां टकराएगा वो कम, तो वो जल्दी से क्रॉस कर जाएगा क्योंकि कोलिजन कम हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, मोबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन n का वैल्यू 2 है, 2 ही स्टूडेंट पास कर रहा है, तो करंट तो 2 ही स्टूडेंट के कारण होगा ना, 2 चार्ज के कारण होगा। अब करंट कितना हुआ वहां 2, सिग्मा बता रहा है कि करंट कितना हुआ इस मटेरियल में, मोबिलिटी ये बता रहा है कि कितना फ्रीली मूव कर सकते थे। अब रूम 1 की बात करते हैं। यहाँ पिलर्स तो बहुत सारा था, यानी हम लोग टकरा तो बहुत रहे थे, मूव करना बहुत ही मुश्किल था। कोई पूछेगा कि फ्रीली मूव कर पा रहे हो, नहीं, बहुत कम मूव कर पा रहे हैं फ्रीली। मोबिलिटी तो हमारा यहाँ पे बहुत कम है, म्यू बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग 100 स्टूडेंट को बोल रहे हैं यहाँ दौड़ने के लिए। अब यहाँ से क्रॉस तो 100 करेगा ना, हाँ, लेकिन उतना जल्दी वो नहीं पहुँच पाएगा, वो टकरा टकरा के पहुँचेगा। वहाँ एक स्टूडेंट को पहुँचने में 1 सेकंड लगा था, तो यहाँ हो सकता है कि 10 सेकंड लगे उसको जाने में। तो वहाँ 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया, 2 स्टूडेंट क्रॉस कर गया, तो करंट तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट को जाने में 10 सेकंड लग रहा है क्योंकि मोबिलिटी कम है, टकरा रहे हैं ज़्यादा, फ्रीली ज़्यादा नहीं मूव कर रहे हैं। मोबिलिटी बता रहा है कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो 10 सेकंड में एक स्टूडेंट क्रॉस किया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 ले लिए थे ना, तो 10 सेकंड में 100 स्टूडेंट क्रॉस किया ना, तो 1 सेकंड में कितना क्रॉस करेगा 10, जबकि वहाँ 1 सेकंड में 2 ही था क्योंकि n कम हो गया था। यहाँ n बढ़ा दिए हैं, ओवरऑल करंट हमारा रूम 1 में ज़्यादा हो जाएगा, 2 में कम होगा, जबकि मोबिलिटी उसका ज़्यादा था। समझिए या नहीं बात को? तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, पर मोबिलिटी भी ज़्यादा हो, n भी ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो करंट ज़्यादा होगा ही होगा। तो इस बात को भी समझे कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी है क्या,
मोबिलिटी बस ये बताता है किसी भी मटेरियल का कि हम उसके अंदर कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि कंडक्टिविटी ये बताता है कि वो मटेरियल करंट को कितना अलाउ करता है उससे पास करने से, किसमें ज़्यादा करंट होगा ये बताता है, वो कितना करंट को वो मटेरियल अलाउ करेगा, कौन ज़्यादा करंट को अलाउ करता है और कौन कम करंट को अलाउ करता है उससे पास करने के लिए। समझे इस बात को? किसी को डाउट है इसमें तो पूछें। ओके, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे रहने दे रहे हैं, कुछ वीडियो प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक है। सो ये डेरिवेशन हम लोग देखें, जे और ई के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन हम लोग सुने होंगे ओम्स लॉ तो सर V इज इक्वल टू आई आर था। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यही है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, उसके लिमिटेशन वगैरह की बात करेंगे एंड देन आफ्टर प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम बनाना है और बहुत सारा टॉपिक कट भी हो गया है इस बार हमारे सिलेबस में, तो देन आफ्टर ये इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक उसके बाद नहीं बचेगा। शायद ईएमएफ हम लोग को पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस काट दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे और उससे पहले प्रॉब्लम देखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कल का क्लास हम लोग बोले हैं गूगल मीट में करेंगे, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक हम लोग बताए थे टाइमिंग की बात कि हम लोग रिवीजन नोट हर क्लास में देंगे, ठीक है। रिवीजन नोट हमको कब मिलना चाहिए? तो रिवीजन नोट हमको नेक्स्ट डे 10 o'clock के पहले, 10 AM के पहले मिलना चाहिए। जो भी रिवीजन नोट 10 AM के बाद आएगा हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, उसके घर पे फिर भी फ़ोन करेंगे कि वो लेट से सबमिट किया है। समझे बात को? वो टाइम पे नहीं सबमिट कर रहा है रिवीजन नोट, 10 AM के पहले आना चाहिए। सो आज का रिवीजन आज ही करें या कल सुबह मैं 10 बजे तक टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे भी सबको एक बार चेक करना होगा कि सारे लोग भेजे या नहीं, कौन भेजा कौन नहीं भेजा। कुछ लोग आज भी 7:30 को भेजे हैं, यही बात मैं कल बोल रहा था, ठीक है। तो रिवीजन नोट 10 AM से पहले मिलना चाहिए, ये आज से ही वैलिड है। सो कल का जो रिवीजन नोट मुझे मिलना चाहिए वो 10 AM से पहले मिलना चाहिए। 10 AM के बाद वाले रिवीजन नोट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो लोग भी रिवीजन नोट नहीं भेजे, आज तो मैं कंपलसरी नहीं किया था और बहुत सारे बच्चे नहीं भी भेजे थे, पर कल से जिसका भी रिवीजन नोट नहीं होगा हम लोग उसके घर पे कॉल करेंगे, ठीक है। समझे बात को? जियो का बैलेंस फ्री हो गया है, ठीक है, तो कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मम्मी पापा को जवाब देना है हम लोगों को, ओके, ठीक है। अटेंडेंस देने को मैं बोला नहीं, इतना मतलब क्यों हड़बड़ा गए हैं मतलब, ओके, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अटेंडेंस दे दे सभी लोग। कल का क्लास हम लोग जियो मीट में करेंगे, सभी लोग इंस्टॉल कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वही टाइम पे 8:15 पे, ठीक है। सौरभ, ओके।